तो आज की इस वीडियो में हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगें देखेंगे, गांधी इरविन समझौता देखेंगे, पूना समझौता देखेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरी वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन को पढ़ने से पहले हम पीछे की कहानी देखते हैं कि आखिर गोलमेज सम्मेलन रखा क्यों गया। तो 1939 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन में मैंने आपको बताया था कि 1939 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1939 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है? तो आंदोलन करने से पहले गांधी जी कहते हैं, उस समय वायसराय होता है, भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। तो गांधी जी कहते हैं कि आंदोलन करने से पहले हम जो अपनी मांगे हैं ये वायसराय के आगे रखते हैं। अगर इरविन हमारी मांगों को मांग लेता है तो आंदोलन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गांधी जी क्या करते हैं? अपनी 11 सूत्रीय मांगे लॉर्ड इरविन के आगे रखते हैं। तो ये 11 मांगे कौन कौन सी थी अभी हम आगे देखेंगे। तो गांधी जी 11 सूत्रीय मांगे लॉर्ड इरविन के आगे रखते हैं और लॉर्ड इरविन क्या करता है? इन सभी मांगों को अस्वीकार कर देता है, यानी कि वो कोई भी मांग नहीं मानता, अस्वीकार कर देता है। तो इसके बाद परिणाम क्या निकलता है? नतीजा क्या निकलता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। पिछली वीडियो में यानी कि गांधी युग में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ा था ना। वहाँ पर मैंने गांधी जी से संबंधित जितने भी आंदोलन हैं सारे पढ़ाए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। वहाँ पर हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ा था। तो गांधी जी ने 11 मांगे लॉर्ड इरविन के आगे रखी और इरविन ने इन सभी मांगों को अस्वीकार कर दिया, जिसका नतीजा क्या निकला? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये 11 सूत्रीय मांगे कौन कौन सी थी तो हम देख लेते हैं। तो गांधी जी ने पहली मांग रखी थी कि रुपए का जो विनिमय दर है, जो एक्सचेंज रेट है, ये घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे कर दी जाए। दूसरी मांग थी कि भू राजस्व में 50% की कमी की जाए, यानी कि जो लगान लिया जा रहा है उसे आधा कर दिया जाए। अब लगान आधा कर दिया जाएगा तो सरकार को भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका भी रास्ता इन्होंने बताया कि सिविल अधिकारियों के वेतन में 50% की कमी की जाए। जो सिविल अधिकारी हैं उन्हें वेतन बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, उसमें 50% की कमी की जानी चाहिए। उसी के साथ जो सैनिक खर्च है इसमें भी 50% की कमी की जाए। ये चौथी मांग थी। पांचवी मांग थी कि रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए और आयात में कमी की जाए। तो अंग्रेज क्या करते थे? जो भारतीय वस्तुएं होती थी ना, उस पर भारी मात्रा में टैक्स लगाते थे और जो बाहर से वस्तु आयात की जाती थी, यानी कि वो इंग्लैंड से माल आयात करते थे, उस पर ज़्यादा कर नहीं लगाते थे, जिसके कारण क्या होता था? भारतीय वस्तुएं महंगी हो जाती थी, जिस कारण लोग जो बाहर से आई हुई वस्तु थी वो सस्ती होती थी और मशीनों से बनी होती थी तो उसे खरीदते थे। तो गांधी जी क्या कह रहे हैं कि रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए, यानी कि जो बाहर से वस्तुएं आयात की जा रही हैं उन पर टैक्स लगाया जाए और आयात में कमी की जाए। ये पांचवी मांग थी। छठी मांग कौन सी थी? तो नमक कर समाप्त किया जाए, यानी कि जो नमक पर टैक्स लगाया जा रहा है इसे खत्म किया जाए। सातवीं मांग थी तटीय यातायात रक्षा विधेयक पारित किया जाए। आठवीं मांग थी CID विभाग समाप्त किया जाए। तो अंग्रेजों के जो गुप्तचर थे ना, ये भारतीयों पर ही नज़र रखते थे, तो CID विभाग समाप्त किया जाए। नौवीं मांग थी कि भारतीयों को आग्नेय अस्त्र का लाइसेंस दिया जाए,
तो अंग्रेज भारतीयों को शस्त्र रखने का लाइसेंस नहीं देते थे। तो गांधी जी की मांग थी कि भारतीयों को भी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस मिलना चाहिए। 10वीं मांग थी कि नशीली वस्तुओं के विक्रय को बंद किया जाए, यानी कि जो नशीली वस्तुएं बेची जा रही हैं इन पर रोक लगाया जाए। और 11वीं मांग थी कि उन सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए जिन पर हत्या का आरोप ना हो। तो ये 11 सूत्रीय मांगें गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के आगे रखी थी और इरविन ने उस समय इन 11 मांगों को अस्वीकार कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तो इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में गोलमेज सम्मेलन होता है। तो अंग्रेजों को यह एहसास होता है कि भारत में उनका राज बहुत दिन तक टिक नहीं पाएगा और अगर उन्हें भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया और अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए 1930 से लेकर 32 के बीच में सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन लगातार हुए थे। तो ये गोलमेज सम्मेलन क्यों रखे गए थे? क्योंकि अंग्रेजों ने सोचा कि भारत में उनके खिलाफ आंदोलन भारी मात्रा में हो रहे हैं और अगर उन्हें भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। तो इसीलिए संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए अंग्रेजों ने 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए थे और भारत में सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया था कि आओ और यहाँ पर चर्चा करो ताकि हम निष्कर्ष निकाल पाएं कि भारत में क्या क्या संवैधानिक सुधार की जरूरत है। तो जैसा कि इस सम्मेलन का नाम क्या है, गोलमेज सम्मेलन, इंग्लिश में कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये सम्मेलन राउंड टेबल पर ही हुआ था। तो इसका भी अपने आप में एक महत्व है। जैसा आप देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगुलर टेबल है। तो यहाँ पर इस सीट पर जो व्यक्ति बैठता है वो मेन हेड होता है। जैसे हमारे घर में जो डाइनिंग टेबल होता है जिस पर बैठकर सब भोजन करते हैं, तो इस चेयर पर किसको बैठाते हैं? तो जो घर का मुखिया होता है वो इस चेयर पर बैठता है, बाकी फैमिली के मेंबर साइड में बैठते हैं। पर जो राउंड टेबल होता है इसमें सभी बराबर होते हैं, मतलब कि कोई बड़ा छोटा नहीं है। यानी कि जब राउंड टेबल पर मीटिंग होती है तो इसका मतलब सभी बराबर हैं। तो अंग्रेज बहुत चालाक थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि हम भारतीयों को बराबर का अधिकार दे रहे हैं, राउंड टेबल मीटिंग रख रहे हैं, मतलब कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो इसीलिए गोलमेज सम्मेलन रखा गया था। इसका भी अपने आप में एक महत्व है। तो अब हम देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये 1930 में शुरू हुआ था और 1931 तक चला था। तो यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला था और यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ था। तो यह गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही आयोजित हुए थे, याद रखिएगा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश सम्राट था जॉर्ज पंचम, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गोलमेज सम्मेलन के दौरान सम्राट कौन था, प्रधानमंत्री कौन था और गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश सम्राट था जॉर्ज पंचम और उस समय प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, ये प्रधानमंत्री था। और गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो लॉर्ड इरविन। तो इस समय तो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। मैंने आपको जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय हैं पढ़ाए हुए हैं ना, कि बाद में जो गवर्नर जनरल थे उन्हीं का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। तो गवर्नर जनरल की जगह यहाँ पर वायसराय भी लिख सकते हैं। तो सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम। प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। और वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन वायसराय था। ये तीनों ही वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल
89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और भारत की तरफ से 73 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था, जिसमें से 16 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और बाकी के 57 ब्रिटिश भारत के राजनीतिक नेता थे, यानी कि अलग अलग दलों के प्रतिनिधि थे जो भारत की तरफ से गए थे। तो कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और याद रखिएगा कि कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ था, क्योंकि इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो एक तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस वहां पर जाकर बातचीत कैसे कर सकती है। तो इसीलिए कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, क्योंकि सभी 89 प्रतिनिधि तो हमें नहीं पढ़ने, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। तो उदारवादी दल की तरफ से कौन गए थे? टीवी सप्रू और CY चिंतामणि, ये दो नाम याद रखिएगा उदारवादी दल की तरफ से। उसके बाद है हिंदू महासभा की तरफ से MR जयकर और BS मुंजे गए थे। मुस्लिम लीग की तरफ से सर आगा खां, मोहम्मद शफी एवं मोहम्मद अली जिन्ना, ये तीनों गए थे। दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। एंग्लो इंडियन को किसने रिप्रेजेंट किया था? तो KT पॉल ने। और सिख कम्युनिटी की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह। तो ये नाम तो आपको याद होने चाहिए, और भी कई नाम हैं पर यही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको नहीं पढ़ने। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो हो गया, तो यहाँ पर किन मुद्दों पर चर्चा हुई थी? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी। तो अलग निर्वाचक मंडल क्या होता है वो आगे मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। और क्या क्या मांगें उठी थी? तो इस गोलमेज सम्मेलन में संघीय संरचना, प्रांतीय संविधान के लिए, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब के प्रांत के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, रक्षा सेवाओं के लिए और वयस्क मताधिकार पर चर्चा हुई थी। परंतु कांग्रेस के भाग न लेने के कारण इस गोलमेज सम्मेलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला। इसीलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन को असफल माना गया। यहाँ पर मीटिंग चल रही है और भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा है, और आंदोलन को लीड कौन कर रहा है? तो कांग्रेस ही आंदोलन को लीड कर रही है, और कांग्रेस ने ही इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल माना जाता है, इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। तो जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती ना, तो वहाँ से जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, वो भारत के वायसराय को कहते हैं, उस समय कौन था? लॉर्ड इरविन, कि कैसे भी कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मनाओ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई प्रतिनिधि आना जरूरी है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की तरफ से ये लॉर्ड इरविन पर दबाव बनाया गया कि कैसे भी, मुझे नहीं पता, अगले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई ना कोई प्रतिनिधि आना जरूरी है। तो उसके बाद क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। हमने पढ़ा था ना कि गांधी जी ने इरविन के आगे 11 मांगे रखी थी, जो कि उस समय इरविन ने अस्वीकार कर दी थी। अब इरविन ने गांधी जी से कहा कि आइए महात्मा जी, अब हम बैठकर बात करते हैं। तो 1931 ईस्वी में यह समझौता होता है। यह समझौता 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच में दिल्ली में होता है। इसीलिए इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे गांधी इरविन समझौता और दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो समझौते में क्या होता है? तो जो गांधी जी ने 11 मांगे रखी थी ना, उसमें से अधिकतर मांगे इरविन के द्वारा मान ली जाती हैं। ये अभी फिलहाल तो इरविन के द्वारा मान ली जाती हैं ताकि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लें। आगे हम देखेंगे कि कोई भी मांगे मानी नहीं जाती। अभी वर्तमान में इरविन ने यह दिखाया कि हाँ, हम आपकी मांगे मानने के लिए राजी हैं। तो समझौते के मुख्य बिंदु क्या क्या थे? तो समझौते का पहला पॉइंट था
कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरा पॉइंट था कि सरकार यानी कि अंग्रेजी सरकार उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करेगी जिन पर हिंसा का कोई मुकदमा नहीं है। उससे अगला पॉइंट क्या था कि राजनीतिक बंदियों की जब्त की गई संपत्ति भी उन्हें वापस की जाएगी। और पांचवा पॉइंट क्या था कि भारतीयों का नमक बनाने का अधिकार भी प्राप्त हो गया था। तो भारतीयों को पहले नमक बनाने का अधिकार भी नहीं था, वो प्राप्त हो गया था। तो इस समझौते के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी ने 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी से नहीं बचा सके, क्योंकि इस समझौते में क्या लिखा था कि सरकार उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करेगी जिन पर हिंसा का कोई मुकदमा नहीं है। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के ऊपर तो हिंसा का मुकदमा था, तो इसीलिए इनको रिहा नहीं किया गया। इसीलिए गांधी जी की आलोचना भी होती है कि वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से बचा नहीं पाए। तो इस समझौते को कराने में टीवी सप्रू और जयकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ये था गांधी इरविन समझौता, जो कि महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में होता है। तो अभी के लिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है यह स्थगित कर दिया जाता है। अब क्या होगा, जो कांग्रेस है ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था, और 1 दिसंबर 1931 को यह समाप्त हुआ था, और यह सम्मेलन भी लंदन में ही हुआ था। तो इस सम्मेलन के समय भी जो ब्रिटिश सम्राट थे वो थे जॉर्ज पंचम, जो प्रधानमंत्री थे वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड, पर जो वायसराय थे ये चेंज हो चुके थे। पहले गोलमेज सम्मेलन में वायसराय कौन था? इरविन था। पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वायसराय कौन है? लॉर्ड वेलिंगटन। प्रधानमंत्री और जो किंग थे ये तो सेम है, पर वायसराय चेंज हो गए। हालांकि जो प्रधानमंत्री है ना, पिछली बार जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे ये लेबर पार्टी की तरफ से थे, परंतु दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था, इनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद क्या हुआ, गठबंधन की सरकार बनी, फिर भी प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को ही चुना गया था। तो गठबंधन की सरकार बनी थी पर प्रधानमंत्री सेम ही थे, केवल वायसराय बदल गए थे, लॉर्ड वेलिंगटन हो गए थे। पहले गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड इरविन वायसराय थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय बन गए थे, याद रखिएगा। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले गोलमेज सम्मेलन में जिन प्रतिनिधियों ने भाग लिया था वो तो आए ही थे, उसके अलावा कौन कौन आए थे? तो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी, जिन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महिला प्रतिनिधि कौन आई थी? तो सरोजिनी नायडू और बेगम जहां आरा शाहनवाज। राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि कौन थे जिन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो मदन मोहन मालवीय। दलित वर्ग के प्रतिनिधि कौन थे? तो दलित वर्ग के प्रतिनिधि थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और मुसलमानों के प्रतिनिधि कौन थे? तो आगा खां तृतीय, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने भाग लिया था। तो मेन तो ये था कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी आए थे। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए SS राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी किस जहाज से आए थे? तो SS राजपूताना जहाज से आए थे, और यहाँ पर आकर ये किंग्सले हॉल में ठहरे थे, ये भी याद रखिएगा। तो जैसे पहला गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था, उसी तरह दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस कारण असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नेता आए थे ना, ये सभी अपने अपने संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। इसीलिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण ये गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा था। तो यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण ही पूरी तरह से असफल रहा। जो दलित नेता थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था।
और गांधी जी का कहना था इससे हिंदू धर्म में आपस में फूट पड़ जाएगी और अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को ही समाप्त कर दिया गया। और गांधी जी जब भारत वापस लौटकर आए तो आकर उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूं, परंतु मैंने अपनी देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि यह किसका कथन है कि मैं खाली हाथ जरूर लौटकर आया हूं, परंतु मैंने अपनी देश की इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया। तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है। जब वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन से भाग लेकर भारत वापस आते हैं तब वो कहते हैं कि मैं खाली हाथ जरूर लौटकर आया हूं, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया। तो भारत वापस आकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा से आरंभ करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद क्या होता है कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुणे की यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। तो उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो आगे है सांप्रदायिक अवार्ड, द कम्युनल अवार्ड। तो ये क्या है? तो जैसे कि पहला गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था, परंतु दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, इसने कहा भले ही पहला गोलमेज सम्मेलन असफल रहा हो, परंतु दूसरा गोलमेज सम्मेलन मैं असफल नहीं होने दूंगा। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो भी चर्चाएं हुई थी उसके आधार पर इसने कुछ निष्कर्ष निकाला और इसने कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भारत में क्या क्या संवैधानिक सुधारों की जरूरत है। तो उस समय उसने जो भी घोषणा की थी उसी को सांप्रदायिक अवार्ड कहा जाता है। क्योंकि ये सांप्रदायिकता से प्रेरित था, इसीलिए इसे सांप्रदायिक अवार्ड कहा गया। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में दलित वर्ग, मुस्लिम, यूरोपीय, सिख, एंग्लो इंडियन और भारतीय आधारित ईसाइयों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की घोषणा कर दी। तो इसने सभी के लिए, जिन जिन वर्गों ने अपने लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी ना, इसने सभी को अलग अलग निर्वाचक मंडल देने की घोषणा कर दी। हालांकि दलितों को छोड़कर बाकियों को पहले से ही पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था, परंतु उसमें भी इसने विस्तार करने को कहा और दलितों को भी पृथक निर्वाचक मंडल देने की इसने घोषणा कर दी। तो कांग्रेस ने ना तो इसे स्वीकार करने का निर्णय लिया और ना ही अस्वीकार किया, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस निर्णय के पक्ष में थे, क्योंकि उनके अनुसार पृथक निर्वाचकों जैसी राजनीतिक समाधान ही दलित वर्गों के उत्थान के लिए काम करेंगे। तो महात्मा गांधी द्वारा सांप्रदायिक निर्णय का विरोध किया गया, क्योंकि यह पुरस्कार यानी कि दलितों का पृथक निर्वाचक मंडल भारतीयों को विभाजित करता था। तो इसीलिए वो आमरण अनशन पर चले गए। अभी वो पुणे की यरवदा जेल में बंद थे, तो पुणे की यरवदा जेल में ही गांधी जी आमरण अनशन पर चले गए। गांधी जी का कहना था कि दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल देने से हिंदू धर्म में फूट पड़ जाएगी। तो इसीलिए गांधी जी आमरण अनशन पर चले गए और उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से कहा कि आप अपनी इस मांग को वापस ले लीजिए, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग ना कीजिए। तो बार बार पृथक निर्वाचक मंडल की चर्चा हो रही है, तो आखिर हम देख लेते हैं कि पृथक निर्वाचक मंडल होता क्या है। तो देखिए, एक होती हैं आरक्षित सीटें और एक होता है पृथक निर्वाचक मंडल। तो आरक्षित सीटें क्या होती हैं? तो मान लीजिए कोई सीट है जो कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, यानी कि यहाँ पर केवल अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। तो जो उम्मीदवार होगा यहाँ पर अनुसूचित जाति का ही होगा और जो मतदाता होंगे यानी वोटर्स होंगे वो सभी वर्गों के होंगे, यानी कि सभी कैटेगरी के वोटर वोट दे सकते हैं। पर अगर हम पृथक निर्वाचक मंडल की बात करें और यही सेम एग्जाम्पल लेकर चलें तो कोई सीट अगर पृथक निर्वाचन मंडल में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है तो वहाँ पर उम्मीदवार अनुसूचित जाति का ही होगा, परंतु जो मतदाता होंगे वो भी अनुसूचित जाति के ही होंगे। यही डिफरेंस है। आरक्षित सीटों में हमने देखा था कि जो मतदाता होंगे, जो वोट देने वाले होंगे वो सभी वर्गों के होंगे, परंतु अगर पृथक निर्वाचक मंडल होगा तो जो उम्मीदवार जिस वर्ग का होगा उसे वोट देने वाले भी उसी वर्ग के होंगे। तो यही डिफरेंस है आरक्षित सीटें और पृथक निर्वाचक मंडल में। तो आप सोच रहे होंगे इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो उम्मीदवार है वो तो उसी वर्ग का होगा जिसके लिए सीट रिजर्व है। दोनों ही केस में तो चाहे सभी वर्ग के लोग वोट करें या केवल
उसी कैटेगरी के लोग वोट दें। जीतेगा तो वही ना जिसके लिए सीट रिजर्व है। तो इससे अच्छा तो यही है कि सभी लोगों को वोट डालने का मौका मिले। जब उम्मीदवार के लिए सीट रिजर्व है तो लोग पृथक निर्वाचक मंडल की मांग क्यों कर रहे थे? तो देखिए, भले ही उम्मीदवार के लिए सीट रिजर्व है, तो मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो देखिए, पहले केस में क्या है, आरक्षित सीटों वाले केस में क्या है कि अनुसूचित जाति के लिए सीट रिजर्व है। तो मान लीजिए 2 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार खड़े हैं और जो सभी वर्गों के वोटर हैं वो उनको वोट करते हैं। तो जिस उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। तो ये तो हो गया आरक्षित सीटों पर चुनाव। पर जिसकी मांग हो रही है पृथक निर्वाचक मंडल, वो हम देखते हैं। तो इसमें भी 2 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार खड़े हैं और हमें लगता है कि सभी वर्गों के वोटर्स को अधिकार देने में क्या हर्ज है। वोट तो रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार को ही मिलेगा। तो देखिए, तो पृथक निर्वाचक मंडल में भी मान लीजिए 2 उम्मीदवार अनुसूचित जाति के खड़े हैं। उसमें से एक उम्मीदवार तो वो है जिसे अनुसूचित जाति के लोगों ने ही चुना है और इसको जिताना है। परंतु अगर बाकी के लोगों को भी अधिकार होगा तो वो क्या करेंगे? भले ही अनुसूचित जाति का ही क्यों ना हो, वो अपनी तरफ से भी एक अनुसूचित जाति का उम्मीदवार खड़ा कर देंगे और उसे कहेंगे कि हम तुम्हें जिताएंगे। और मान लो वो जीत भी जाता है तो भले ही वो अनुसूचित जाति का ही क्यों ना हो, उसे जिताया तो बाकियों ने है। तो अब वो किसके लिए काम करेगा? जिन्होंने उसको जिताया है उसी के लिए काम करेगा। तो इसीलिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग हो रही थी। तो आशा करता हूँ आपको अब समझ आया होगा। परंतु वर्तमान में देखा जाए तो लोकतंत्र है, अब आरक्षित सीटें जरूर हैं परंतु पृथक निर्वाचक मंडल नहीं है। अभी भी आप देखते हैं कि सीटें रिजर्व होती हैं परंतु पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होता। तो आगे अब हम पूना पैक्ट के बारे में पढ़ते हैं, पूना समझौता के बारे में पढ़ते हैं। तो पीछे हमने देखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। और क्या होता है कि रैमजे मैकडोनाल्ड उनकी मांगों को मान लेते हैं और दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल देने की घोषणा कर देते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी जी आमरण अनशन पर चले जाते हैं। तो उसी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना में एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। तो ये समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। तो गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए और 20 सितंबर 1932 से पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि उन्हें पूना की यरवदा जेल में डाल दिया गया था, तो जेल में ही उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है, तो मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता कराया जाता है। तो समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी उसे खत्म कर दिया जाएगा। उसके बदले में प्रांतों में दलितों के लिए जो आरक्षित सीटें थी वो 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। यानी कि जो दलितों के लिए रिजर्व सीटें थी उन्हें बढ़ा दिया गया, 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। परंतु जो पृथक निर्वाचक मंडल था उसे समाप्त कर दिया गया। तो इस समझौते पर गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए। तो यहाँ पर हमने देखा कि पूना समझौता किसके किसके मध्य हुआ, गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मध्य में हुआ था। 26 सितंबर 1932 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पूना के यरवदा जेल में हुआ था। इस समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया और जो रिजर्व सीटें थी दलितों के लिए वो 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। तो उसके बाद अगला गोलमेज सम्मेलन होता है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ये 1932 में होता है। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कुछ ही प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस ने भी यहाँ पर भाग नहीं लिया क्योंकि कांग्रेस ने भारत में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी सम्राट जॉर्ज पंचम ही थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे और भारत के वायसराय कौन थे? तो जो
दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत के वायसराय थे, वही तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भारत के वायसराय थे, लॉर्ड वेलिंगटन। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में केवल 46 प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया था। तो इस गोलमेज सम्मेलन में प्रमुख राजनीतिक समूह और नेता या तो अनुपस्थित थे और या तो उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया था। तो कम भागीदारी के कारण इस सम्मेलन में कोई बड़ी और पर्याप्त चर्चा नहीं हुई। तो इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी इसमें भाग नहीं लिया था और मोहम्मद अली जिन्ना को भी इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। तो आगे अब हम देखते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था, तेज बहादुर सप्रू ने उदारवादियों का प्रतिनिधित्व किया था और बेगम जहां आरा शाहनवाज ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। तो इन तीनों ने ही तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। याद रखिएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू और बेगम जहां आरा शाहनवाज ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रमुख राजनीतिक समूह और नेता या तो अनुपस्थित थे और या तो उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया था। तो कम भागीदारी के कारण इस सम्मेलन में कोई बड़ी और पर्याप्त चर्चा नहीं हुई। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन का परिणाम क्या निकला? तो मार्च 1933 में सम्मेलन की सिफारिशों को श्वेत पत्र के रूप में प्रकाशित किया गया और बाद में ब्रिटिश संसद ने इन पर चर्चा की। तो सिफारिशों की जांच करने और भारत के लिए एक नया अधिनियम तैयार करने के लिए संयुक्त चयन समिति की स्थापना की गई और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसी समिति के रिपोर्ट के मसौदे पर आधारित था। तो क्या हुआ? तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जो भी चर्चाएं हुई थी ना, इन्हें श्वेत पत्र के रूप में प्रकाशित किया और बाद में इस पर चर्चा हुई और इसी चर्चा के आधार पर 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। और वर्तमान में भी जो भारत का संविधान है ना, इसमें 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसका महत्वपूर्ण हिस्सा लिया गया है। वर्तमान के भारतीय संविधान में भी 1935 के भारत शासन अधिनियम का महत्वपूर्ण हिस्सा लिया गया है। तो यहाँ पर हमने तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ लिया और हमारा थ्योरी सेक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 1930 के दशक में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में सही विकल्प चुनना है। तो पहला विकल्प क्या है कि महात्मा गांधी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये तो गलत है। दूसरा कथन है कि पहला गोलमेज सम्मेलन के समय लॉर्ड रीडिंग वायसराय थे, ये भी गलत है। तीसरा कथन है कि कांग्रेस ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था, ये भी कथन गलत है। चौथा कथन क्या है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था, तो हाँ, ये कथन सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 1930 के दशक की शुरुआत में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो आपको ये घटनाएं बताई गई हैं: गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट और सांप्रदायिक पुरस्कार। तो निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए घटनाओं के काल अनुक्रमिक क्रम में सही अनुक्रम है? तो आपको जो ये घटनाएं बताई गई हैं, इनका सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, उसके बाद सांप्रदायिक पुरस्कार आया था 1932 में और सबसे आखिरी में पूना पैक्ट हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। पहले आएगा बी, फिर ए, फिर डी और आखिर में आएगा सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न है कि 1932 में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो हाँ, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये कथन सही है। अगला कथन है कि इसकी चर्चा से भारत सरकार अधिनियम 1935 का सूत्रपात हुआ। तो ये भी कथन सही है। तो दोनों ही कथन सही हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। दोनों, पहला और दूसरा, दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लंदन में
पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल नहीं हुआ था? तो निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के इनमें से कौन वायसराय थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड वेलिंगटन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट 1932 किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो सितंबर 1932 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान गोलमेज सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन है कि पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को आयोजित किया गया था। तो ये सही है। दूसरा कथन है कि महात्मा गांधी ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये कथन गलत है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।